हेलो बच्चों, मैं महेश रामननी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर लाइट में भी हम रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म कर चुके हैं। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो ये बोलेंगे कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी वो बैंड होगी। क्या बोला? मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। ये लाइन जो है दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो लाइट जब भी इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी वो बैंड होगी। कैसे बैंड होगी? सपोज करो लाइट इस टाइप से चल रही थी तो वो सीधा इसी पाथ पे नहीं जाएगी। अब बैंडिंग होगी। बैंडिंग कैसे होगी? या तो वो इस तरफ बैंड होगी या फिर वो इस तरफ बैंड होगी। एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। अब कितना बैंड होगी, कैसे बैंड होगी, क्यों बैंड होगी, इसका रीजन हम समझते हैं। बच्चों, क्या होता है, हर मीडियम जो होता है, हर मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि एक खाली रोड है। खाली रोड पे जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप फुल स्पीड से गाड़ी चलाओगे, ठीक है। सिमिलरली लाइट के साथ भी होता है। लाइट भी क्या होती है, ऐसे मीडियम में चले जहां पे पार्टिकल्स बहुत कम हो, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, तो पार्टिकल्स जितने कम होंगे स्पीड उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और ऐसे ही पार्टिकल्स अगर बढ़ते जाएंगे, मतलब कि हम ये बोलते जाएं कि मीडियम अगर डेंसर होता जाएगा तो स्पीड क्या होती जाएगी? रिड्यूस। इसको समझते हैं। दो डिफरेंट रोड है, ठीक है, या यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये पूरा एक रोड है। ये रोड यहां तक तो खाली है और इसके बाद जो है यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं इस टाइप से। ये खाली रोड है। अब इस खाली रोड पे जब कार चलेगी तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मीडियम 1 है। अब यहां से यहां तक वो फुल स्पीड से गाड़ी चलाएगा जो भी ड्राइवर होगा। इसके बाद क्या होगा, जब कार यहां पहुंचेगी तो ड्राइवर को मजबूरी में स्पीड क्या करनी पड़ेगी? रिड्यूस करनी पड़ेगी। क्यों रिड्यूस करनी पड़ेगी? अगर रिड्यूस नहीं करेगा तो फिर तो टक्कर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या करनी पड़ेगी? रिड्यूस करनी पड़ेगी। सिमिलरली लाइट के साथ भी होता है। ये मीडियम 2 था। ऐसे यहाँ पे कार की अगर कोई लाइट होती तो लाइट की स्पीड भी क्या हो जाती? रिड्यूस हो जाती। अब कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी, कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड कम रहेगी, इसको हम एक टर्म से समझते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा मान के चलो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? नंबर है जो कि हर मीडियम के लिए गिवन है। कैसे? वैक्यूम जो होता है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है। एयर जो है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 है। वाटर उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। एंड ग्लास अलग अलग टाइप के होते हैं, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास। हम यहाँ पे एक नॉर्मल ग्लास मान लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम 1 होगा, 1 से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी मीडियम की बात कर रहा हूं मैं। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है, दैट मींस यहाँ लाइट फास्टेस्ट चलेगी। और लाइट की फास्टेस्ट स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एयर में आने में, जैसे एयर में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो बढ़ा तो है लेकिन बहुत कम चेंज हुआ है। तो यहाँ पे लाइट की स्पीड बहुत कम चेंज होगी, वो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ ही आएगी। तो यहाँ पे भी मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा है, स्पीड में स्लाइटली चेंज आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट में अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो इतना ही होगा। बट जब हम वाटर में आ रहे हैं
तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.3 टाइम्स हो गया है। मतलब कि ये बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 0.33 बढ़ गया है। अब 0.33 अगर इंक्रीज हो गया है तो लाइट की स्पीड भी डिक्रीज होगी। तो लाइट की स्पीड प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो लगभग आती है 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस डाटा को अगर देखें तो ये लगभग है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और ये जो है 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर में डाटा बोल रहा हूं बच्चों, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और उसके बाद जब ग्लास में आएगी तो ग्लास में स्पीड और तेज हो जाएगी, सॉरी और कम हो जाएगी, एंड उसकी वैल्यू होगी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटीज लिखी है, यहाँ से हमको एक चीज तो पता पड़ गई। क्या पता पड़ गया? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है स्पीड के। हायर द स्पीड लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट कितना होगा? 1। वो भी किसके लिए होगा? वैक्यूम के लिए। एंड वेलोसिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो उसका रीजन क्या होगा? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है। प्रोपोर्शन का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट होता है c। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8। तो यहां से अगर c फाइंड आउट करें तो n और v दोनों का प्रोडक्ट c के इक्वल होगा, एंड v इक्वल टू c। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अब सिंपल सा बच्चों देखो ना, टू क्वांटिटीज हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा ये रहेगा, तो ऑब्वियसली इनमें से अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो एक डिक्रीज होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी या फिर स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ स्पीड लिखते हैं बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के कारण ही रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब लाइट की बेंडिंग होती है। और डिटेल में समझते हैं। अब यहां हमको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना हो, एन अगर फाइंड आउट करना हो, तो एन का फॉर्मूला क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम में लाइट चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ये गिवन मीडियम कुछ भी हो सकता है। सपोज करते हैं ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कैसे लिखूंगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा मैं Ng, या फिर स्मॉल g लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और ये कैसे दिया जाएगा? c अपॉन स्पीड इन ग्लास, Ng इक्वल टू c अपॉन Vg। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम याद रखना बच्चों। दिस इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है सारी चीजें? एक बार फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है स्पीड के। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगेगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं फॉर्मूला के टर्म्स में लिखना चाहूँ, हालांकि फॉर्मूला ये भी है, स्टेटमेंट के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट चल रही है उस मीडियम में लाइट की स्पीड, mg is equal to c by vg, it is also known as absolute refractive index। अब बच्चों क्या होगा कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जाएगी, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं, पहले तो आप ये नोट कर लो, ठीक है। यहां कंसीडर करते हैं टू डिफरेंट मीडियम्स। एक मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ये सेकंड मीडियम हो गया जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब यहां जो लाइट की स्पीड होगी वो कितनी होगी, अगर मीडियम 1 है तो लाइट की स्पीड v1 होगी, स्पीड v1 है। ये मीडियम 2 है तो लाइट की स्पीड v2 है, v2 हो जाएगी। कंडीशन क्या बोलता है, इस फॉर्मूले से अगर हम देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा c के इक्वल होगा, सो n1 v1 का प्रोडक्ट जो है वो c के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पे n2 v2 का प्रोडक्ट वो भी c के इक्वल होगा। अब बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट c के इक्वल है, इन दोनों का प्रोडक्ट c के इक्वल है, तो क्या बोल सकते हैं n1 v1 इक्वल टू n2 v2, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। स्पीड को अगर एक तरफ सेपरेट करें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरफ सेपरेट करें तो कैसे सेपरेट होगा, n2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको ले जाते हैं डिवाइड में, n1 डिवाइड n2 इक्वल टू, अब यहाँ तो v2 पहले से ही था, ये मल्टीप्लाई का v1 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, n2 को हम यहीं रहने देते हैं, n1 को डिवाइड में लाते, तो उधर v1 एज इट इज रहता और v2 किस में चल जाता, डिवाइड। कुछ नहीं है बच्चों, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो यही चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिखता हूं इसको, n1 अपॉन n2 को हम लिखेंगे n12 इज इक्वल टू v2 डिवाइड v1। जो नंबर बाद में है उसकी स्पीड आएगी पहले, और जो नंबर पहले डिवाइड में उसकी स्पीड आएगी। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, n21, क्योंकि 2 ऊपर था और 1 नीचे है, n21, और इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, v1 अपॉन v2, या फिर यहां से देखें 1 बाद में इसलिए v1, 2 पहले, ये क्या आ गया वो भी देखते हैं। n12 लिखा हुआ है, इसको आप रीड कैसे करोगे, इसको रीड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों कहा, क्योंकि यहां पे एक मीडियम के कंपैरिजन में दूसरा मीडियम कितना रेयरर है या कितना डेंसर है ये बता रहा है। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको क्या रीड करेंगे, जस्ट रिवर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में है बच्चों, 2 के रेस्पेक्ट में है ना, तो 2 के रेस्पेक्ट में है इसलिए 2 की वेलोसिटी आएगी या स्पीड आएगी ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट
एंड मीडियम 1। आई थिंक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं वो आपके क्लियर हो गया होगा। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे हमने, एक देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि पर्टिकुलर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, एक देखा हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे के कंपैरिजन में कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बताता है, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरिजन है दो मीडियम्स का, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हम देखते हैं एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होता क्या है, ये आप नोट कर लो पहले। रिफ्रैक्शन अब क्या होता है बच्चों, दो डिफरेंट मीडियम हो, दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो, तो वहां पे कौन रेयरर होगा या कौन डेंसर होगा ये पता पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है बच्चों, इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम्स। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब मीडियम 1 है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा n1, और स्पीड कितनी होगी v1। मीडियम 2 है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा n2 और स्पीड होगी कितनी v2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। अब कहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, कंसीडर कर लेते हैं कि अभी n1 की वैल्यू ग्रेटर है n2 से, दैट मीन्स ये डेंसर है और ये रेयरर है। ये क्या है, डेंसर और ये रेयरर। डेंसर मीडियम मतलब कि यहाँ पे स्पीड कम होगी, रेयरर मीडियम मतलब यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। डेंसर में कम, रेयर में ज्यादा। अब लाइट, यहाँ पे एक लेजर लाइट रखी हुई थी, तो लेजर लाइट से बीम ऑफ लाइट चलेगी, ये बीम ऑफ लाइट चली, इसको मैं सॉलिड बना देता हूं। जो लाइट रे आ रही थी, ये लाइट रे जो आ रही थी, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करने पे एक इमेजिनरी लाइन बन रही है, इसको नॉर्मल बोलेंगे। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब क्या होगा बच्चों, ये लाइट चलना तो ऐसे चाहती थी, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट इसी डायरेक्शन में चलना चाहती थी, बट लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है। मैं लिख देता हूं डेंसर रेयरर। बच्चों आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे स्पीड बहुत स्लो चल रही है, मैं स्लो स्पीड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमेशा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका रिफ्रैक्शन पार्ट क्लियर है ना, तो रिफ्रैक्शन के जितने भी आगे केसेस आएंगे वो सारे पार्ट भी क्लियर होंगे। तो सबसे ज्यादा अच्छा काम क्या है, इसको ढंग से समझें। इसको ढंग से समझेंगे तो बाकी पार्ट हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बिना पढ़े ही करना है, समझ के करना है, लेकिन हम ये है कि आगे वाले टॉपिक्स में हेल्प मिलेगी इसकी। अब डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है। बच्चों क्या हो रहा था, मान लेते हैं कि एक एरोप्लेन है, ये धरती पे ऐसे तो चल रहा है, ठीक है। धरती पे जब चलता है तो इसकी स्पीड कम होती है, धीरे धीरे अपनी स्पीड क्या करता है, बढ़ाता चलता है। अब क्या होता है कि इसको एयर में फ्लाई करना है, एयर में अगर फ्लाई करना है तो इसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। एयर में जैसे स्पीड इंक्रीज करता है तो इस टाइप से चला जाता है, अर्थ से कहाँ चला जाता है, दूर। स्पीड बढ़ती है, अर्थ से दूर चला जाता है। तो मान लेते हैं ये वाली लाइन अर्थ है, एरोप्लेन इसे चल रहा था। अब जैसे ही उसको फ्लाई करना है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इस मीडियम में स्पीड बढ़ी तो रही है, डेंसर में कम थी, रेयर में ज्यादा है, इस मीडियम में स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस मीडियम में जैसे ही स्पीड बढ़ जाएगी ये अर्थ से क्या जाएगा, दूर जाएगा, नहीं जाएगा। एक्चुअल पाथ को मैंने अर्थ मान लिया, या फिर नॉर्मल को अर्थ मान लो। हुआ क्या
कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आई वो नॉर्मल से दूर चली गई है, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, लाइट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। कब हुआ ऐसा? व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है। अब ये नॉर्मल है और ये जो लाइट है इसको आप कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे या लाइट, इंसिडेंट रे। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है। अब थोड़ा केस अलग करते हैं। केस अलग क्या करते हैं? कंडीशन ये लेते हैं कि n1 लेस है n2 से, दैट मींस n2 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो डेंसर हो जाएगा, इसका मतलब n1 हो गया रेयरर और ये क्या हो गया? डेंसर। यहां देखते हैं अब क्या होगा। अब एयर में सपोज करिए फ्लाई कर रहा था, एयर क्या है? रेयर मीडियम है, ठीक है। एयर में फ्लाई कर रहा था, अचानक से इसका इंजन खराब हो गया। इंजन खराब होने के कारण इसको स्पीड थोड़ी मिल पाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो ये कहां जाएगा? धरती के पास जाएगा, ये धरती के पास चला गया, ठीक है। ये एरोप्लेन चल रहा था, धरती कौन है? नॉर्मल। ये एरोप्लेन चल रहा था, यहाँ पे आके अचानक से इंजन खराब हो गए, तो वो धरती के पास चला जाएगा, दैट मींस नॉर्मल के पास चला जाएगा। When light goes from rarer to denser, it bend towards the normal. ये normal की तरफ bend हो गया है, light bend towards normal when it goes from rarer to denser. ये चीज आपको समझ में आ गई? तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, लाइट का बैंड होना। एक केस में लाइट नॉर्मल से दूर जा रही थी और एक केस में लाइट नॉर्मल के पास आ रही थी। दूर कब जा रही थी? जब डेंसर से रेयर में आ रही थी, और नॉर्मल के पास कब आ रही थी? जब रेयर से डेंसर में आ रही थी। आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आज हम नहीं कर रहे हैं, पहले आप रिफ्रैक्शन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अलग अलग केस बनाने की कोशिश करो कि लाइट जब ग्लास से एयर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, अलग अलग केस अपने आप से डिस्कस करो। उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे भी दो लॉज हैं, एक स्नेल्स लॉ है और एक सिंपल सा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करती है, बट नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, ठीक है। थैंक यू बच्चों।